राजू सर, मैं आपसे सवाल पूछूं, उसके पहले हम यही चीजों पे बात करेंगे। देखिए, हमारी सरजमी पर है वो, और हमारे यहाँ देखिए उनका एक्स दिखाता हूं मैं, एक्स देखिएगा उनका, ये जो मार्को रूबियो का एक्स है, ये देखिएगा उनका, ये एक्स है हमारे सामने। उसका कुछ ये है कि सार जो है, मैं अपने दर्शक चूंकि हिंदी वाले हैं, कि भाई सर्जियो गोर और अमेरिकी रानियों के प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके शानदार काम की वजह से भारत ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा प्रौद्योगिकी और कृषि पर ध्यान देते हुए अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। वे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता की ओर से बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इसी दरमियान जो है वो बयान आपने देखा आया हुआ है, जो ट्रम्प साहब का बयान आया हुआ। और आप पिछली बार भी याद करिए ना, वो हमारी सर्दी में भी तो कह गए थे उनके यहाँ के जो एक, कि भाई हम वो वैसी गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के समय गलती की थी। तो ये जो लगातार, फिर जो भी जोशी जी ने कहा, कुछ तो है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई नस है, क्या नस दबी है कि वो बार बार आते हैं। कभी वो हमारा युद्ध रुकवाने के बार बार दावे करते हैं कि हमारा जो, हमने पाकिस्तान से किस कंडीशन में युद्ध रुका, वो घोषणा है हमारे यहाँ जो सरकार को करना चाहिए वो लोग करते हैं, हमारे यहाँ से कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है। देखिए, ये इसलिए थोड़ा सेंसिटिव भी है और एक गंभीर मसला है कि प्रधानमंत्री से भी मिले हैं वो, विदेश मंत्री से भी मिले, और फिर उसके बाद इस तरह का वो कहीं एक्स कर रहे हैं। मायने क्या है, क्या कहेंगे इन सब पर आप, राजू जी? जी संजीव जी, तो आज की चर्चा, आज का विषय ये उसी की निरंतरता है जो हम पिछले 1-2 साल से करते आ रहे हैं। अब तब से ये और भी ज्यादा, जब से ये पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान वाला युद्ध चला। अब बातें की जा रही है कि मजबूरी क्या है, इनकी कौन सी नस दबी हुई है। अब एक तो वो नस दबी है जिसके बारे में आमतौर पे कहा जा रहा है, वो राजनीतिक जो है, जो जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, उसमें एक्सट्रीम फाइल्स भी आ रहा है, उसमें और चीजें भी आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत बड़ा ये जो जो बाहरी जो इसके कारण है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल है कि हमारी विदेश नीति की जो विफलता है, हम सही से वो उसको उसका संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं, हमारा चीन के साथ क्या होना चाहिए, उसी वक्त पाकिस्तान के साथ क्या संबंध होना चाहिए, उसी समय पे हमारा अरब जो मुल्क है उनके साथ क्या होना चाहिए, अमेरिका के साथ क्या होना चाहिए, तो सभी गड़बड़ा गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार, उनके अंदर एक किस्म का एक सेटिस्फेक्शन, तसल्ली तसल्ली ये कि भैया इलेक्शन जीत रहे हैं, हम सत्ता में तीसरी बार काबिज हो गए हैं, और उसके बाद हम प्रदेशों के चुनाव लगातार जीत रहे हैं, तो क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है, किसको दिखाना है कि हम अपनी कारगुजारी को बेहतर करें। तो ऐसी कोई विवशता इनकी है नहीं है। अगर ऐसी विवशता होती तो ये आर्थिक फ्रंट के ऊपर भी बेहतर काम करते कि भैया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चुनाव हारेंगे। तो राजनीति क्या, राजनीति तो सत्ता का खेल है ना, अभी सत्ता मिलनी चाहिए, तो बिना कुछ किए सत्ता मिल रही है। अब हम अक्सर ये बात कर रहे हैं, आज भी बात करी है कि जी तेल का जो है, पेट्रोल का, डीजल का, एलपीजी का रेट बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये तो अभी मैं बढ़ेगा। पहले पहले इस पे, मैं पहले इसके चरण में, साथ, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं देखिए तेल पे ये भी, बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑयल सिचुएशन पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसका कनेक्शन इसके साथ बता रहा हूं कि मजबूरी क्या है। जी क्योंकि जो ऑयल है, जो तेल है, वो भैया हमारी आर्थिकता का आधार है। गड़बड़ा जाता है, एक नीचे बैठा, निचले स्तर का व्यक्ति जो नीचे बैठा है, गरीब से गरीब तक, उसको भी उसका सेक लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये इसलिए ये अपना जो मैं तर्क दे रहा हूं कि भाई राजनीति चल रही अच्छी, सरकारें बन रही हैं इनकी, तो इनको ना तो आर्थिक फ्रंट पे कुछ करने की जरूरत है कि भाई अगर ऐसा नहीं किया तो हम चुनाव हार जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, सामने नहीं आ रहा। और यही वजह, अब देखिए, ये जो तेल वाला है, मैं आर्थिक
उसके एंगल से बात कर रहा हूँ। ये तेल के जी रेट बढ़ रहे हैं और ये लगातार बढ़ते जाएंगे। बात सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, ये तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक अगले प्रदेशों के 2027 के चुनाव नहीं आते, तब तक बढ़ेंगे, तब रुकेंगे। तो इसलिए रुकेंगे ये क्योंकि चाहे डीकंट्रोल्ड है, ऑयल जो है डीकंट्रोल्ड है, कि कंपनियां जो है सरकारी कंपनियां वो अपनी मर्जी से ऑटोनोमस है, वो तेल की कीमतें बढ़ा सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय जो उसका पर बैरल का जो कीमत है उसके आधार पर रेट कितना ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी सरकार का एक इनडायरेक्ट दखल रहता है कि जब इलेक्शन आ गए तो आप उसको फ्रीज कर दो। अभी ये क्या हुआ था, जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, रेट कहां चला गया एलपीजी का दूसरा, और ये हम क्या देख रहे हैं। उसी लिहाज से आप देखिए कि ये इसलिए अब दिक्कत इसलिए आ रही है हमें क्योंकि हमने वो तैयारियां नहीं की है। भारत पूरी विश्व में तीसरा बड़ा तेल की खपत करने वाला देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जो अमेरिका की जो एनर्जी उनकी है, माफ कीजिएगा, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका 2025 का आंकड़ा, उसका 25 का आंकड़ा यह है कि चीन के पास 1.4 बिलियन स्ट्रेटेजिक ऑयल के रिजर्व थे, उनके पास स्टोरेज थी उनके पास। अमेरिका के पास थी 413, 2025 की बता रहा हूं, 413 भी। और भारत की कितनी, 21 मिलियन सिर्फ। भारत 90% जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है तेल। कंजम्पशन हमारी आप देख लीजिए, और तैयारी क्या हमारी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, सिर्फ 21 मिलियन। कहने का तात्पर्य ये है कि इस फ्रंट पे इन्होंने कभी काम किया ही नहीं, और अब सोते हुए जागे। इतनी जल्दी एक इतना बड़ा देश है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ा देंगे। अभी इन्होंने 30 मिलियन का, अभी अभी अबू धाबी गए हैं, यूएई गए हैं, तो वहां पे साइन किया हमारी कंपनी के साथ, उन्होंने स्टोरेज करेंगे 30 मिलियन की। तो अब याद आया। इसी तरीके से जो ट्रेड, क्योंकि ये जो ऑयल वाला कंपोनेंट है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इसको आप जो व्यापार का इनकी डील है जो अमेरिका के साथ, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। अब आप देखिए हमारी विवशता कि हमें बता रहा है स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का मार्को रूबियो, वो यहां पे खुलासा कर रहा है कि भारत में जो इंटरम उनकी राष्ट्रपति है वेनेजुएला की, वो आएंगी। इससे पहले आना भारत में उसने, और उसका खुलासा ऐलान, उसकी घोषणा कर रहा है मार्को रूबियो कर रहा है। क्या मजबूरी है हमारी भाई। तो ये डिक्टेट कर, और उसी तरीके से आप ये देख लीजिए, आप जो पाकिस्तान वाला मसला है, हमारे अब आरएसएस के जो महासचिव है वो अमेरिका जाते हैं और उसके बाद आके यहाँ पे एक न्यूज एजेंसी को देते हैं इंटरव्यू, कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो सुधारने पड़ेंगे, पड़ोसी के साथ सुधारने। ये ख्याल क्यों आया। अब हम तो डींगे हाँक रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको ध्वस्त करके रख दिया। किसने बताया उसको कि ऐसा कीजिए। हालांकि फैसला इस पे मोदी सरकार ने लेना है, लेकिन आरएसएस की तरफ से ये आ रहा है और स्पेशली वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो इसमें क्या, कौन सी नीति आपको समझ में आ रही, क्या हो रहा है। अमेरिका से वापस आके दिया उन्होंने, तो क्या अमेरिकनों ने उनको ये एक्सप्लेन किया या उनके ऊपर दबाव डाला कि आप पाकिस्तान के बारे में अपनी नीति में बदलाव लाइए, और आरएसएस के थ्रू ये हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है। बिल्कुल 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 भारत का देखिए आप कि अमेरिका हमने सारे अंडे एक ही हमारे उसमें बास्केट में रख दिए हमने, कि ट्रंप ट्रंप ट्रंप, उसके अलावा हुए हम चाइना को भूल गए, इसलिए हम तो मैं कह रहा पाकिस्तान हूँ को भूल। वो अपने एक तो स्टेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हमको एक स्टेट की तरह बर्ताव कर रहा है। हम मैं कहते हैं हम बहुत वही वही मैं वही तो बात कर रहा हूं ना, मैं वही बात कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर को वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। हम इसको एक विश्लेषणात्मक जो है दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए ये बातें ये आपस में जुड़ी हुई हैं बातें। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका क्या चाह रहा है कि हमारा बायोलेटरल कहने को बोलेगा। अभी इस पर बोला उन्होंने, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के बारे में जब उन्होंने पूछा, आज की बात है, आज पत्रकारों को उन्होंने ये बताया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये
भारत की कीमत पे जो पाकिस्तान है, उसकी जो मध्यस्थता है, पश्चिम एशिया का जो क्राइसिस है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मार्को रूबियो? कहते हैं मुझे तो, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई, इन्होंने हमें बताया नहीं कि भारत को किसी किस्म की आपत्ति है इससे। अगर भारत को आपत्ति नहीं है तो हमारे विदेश मंत्री है, जब उनसे यह सवाल पूछा गया था पाकिस्तान की मध्यस्थता के बारे में, तो उन्होंने तो बोल दिया कि हम दलाल मुल्क नहीं है। दलाल शब्द इस्तेमाल किया पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए। और हम कह रहे हैं कि मीडिया में आ रहा है कि भाई जी अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं भारत को कोई प्रॉब्लम। अरे भाई, मार्क रूबियो कौन होता है ये कहने वाला? हम एक सोवरेन कंट्री हैं, ये बात हम कहें और हम उस पर चुप्पी है धारी हुई हमारी, हम खामोश बैठे। तो ये जो एक द्विपक्षीय जो संबंध है कि भारत आजाद है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त मेरी क्या नीति होनी चाहिए, चाइना के साथ क्या होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका हमें उसी जो ये एक नई जो जियोपॉलिटिकल समीकरण है, अमेरिका उनको बना रहा है। जैसे क्वाड है, आज भी हुआ क्वाड के बारे में भी, और ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत उसके बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, मार्को रूबियो कर रहे हैं। तो भाई इनको कौन कौन निर्धारित कर रहा है? हम निर्धारित कर रहे हैं या अमेरिका निर्धारित कर रहा है? ठीक है राजू जी, अभी तक हमारी ट्रेड डील की पता ही नहीं हमें क्या है। अभी उसी का रास्ता साफ करने के लिए आए हुए हैं रूबियो, उसी का रास्ता साफ करने आए, तो डिटेल में होगी। अब आप अंदाजा लगाइए, आप याद कीजिए कि जब ये हुआ था आज कुछ महीने पहले कि एक बात आई थी सामने, तो उसकी कोई डिटेल नहीं थी, और क्या बवाल मचा था। हमारे हमारे किसान जथेबंदियां जो है, वो तो तैयारी खींच ली थी उन्होंने कि हम तो दूसरा आंदोलन करेंगे दिल्ली में जाके। डेयरी सेक्टर को, हमारा कृषि क्षेत्र और हमारा डेयरी सेक्टर है, इसको खोलने की जो इस ट्रेड डील के तहत किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ी घोर आपत्ति है ना सर, है ना। अरे भाई, हम तो कॉर्पोरेट के लिए, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं हमारे, ठीक है जी, जिनके जिनके जिन एक्चुअली ये तो सरकार कर रही है ना, उनके लिए रास्ता खोल रही है। जो किसानों का 2021 का उसमें भी यही था कि भैया ये बैकडोर से क्यों कर रहे हैं, इनके हितों को पूर्ति। खत्म करिएगा एक बार, खत्म करिए आप, खत्म करिए, फिर मैं दूसरे उस पे जाता हूँ। करिए तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आंतरिक जो स्थिति है वो ऐसी है राजनीतिक, ये जीतते जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या कुछ नहीं करने की जरूरत, और जब पड़ा सर के ऊपर तब हमारे पास वक्त नहीं है। इसीलिए ये 4 मुल्कों की यात्रा पे गए थे, यूएई की यात्रा, वहां पे 30 मिलियन बैरल का स्टोरेज कैपेसिटी रिजर्व बनाने की ये संधि करके आए हैं, हस्ताक्षर कर हमारी कंपनी ने किया, जिसका रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला। अब हमें याद आ गई, तो समय रहते नहीं, और उसका जो खमियाजा वो हम लोगों को, क्योंकि एक स्केर्सिटी तो पैदा हो गई है, उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? हम भारत और आम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आम लोगों को भी इन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा बना दिया, खड़ा कर दिया है, जो कह रहा कि तेल चाहे 400 लीटर हो जाए, वोट तो मोदी जी को डाल लेंगे। ये स्थिति हो गई, ये है हमारी। इसमें से कैसे निकलना है ये देख लीजिए, हम तो चर्चा ही कर सकते हैं। मैं राजू जी देखिए, एक तो राहुल गांधी का एक एक्स था, वो दिखाता हूं अपने दर्शकों को। ये राहुल गांधी, वही जो हम तेल की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा है। क्या हो गया, इसको क्यों नहीं आ पा रहा है? ये वही महंगाई मानो मोदी का फिर से हमला। महंगाई मानो बता रहे हैं वो, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाता कि चुपके चुपके आपकी जेब कटी थे, महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। पर मोदी जी हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे, और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल ₹8 महंगा कर दिया। और ये बढ़त होती जाएगी। महंगाई मानो मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। ये मसला एक है। और दूसरे प्रमोद तिवारी का भी एक मेरे पास प्रतिक्रिया है, उसको भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। सर, पेट्रोल और डीजल चौथी बार पिछले 10 से 12 दिन के अंदर चौथी बार दाम बढ़े, और आज तो लगभग ₹3 दोनों ही पेट्रोल और डीजल पर पड़ गए। देखिए, 15 मई को डीजल पेट्रोल 3-3 रुपए बढ़ा, 19 मई को 90 पैसा, 23 मई को 91 पैसा डीजल बढ़ा और 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा। 25 मई को ₹2.71 का जबरदस्त शॉट लगा के मोदी जी ने सेंचुरी आखिर बना ही ली। डीजल पेट्रोल चला गया ₹100 के पार दिल्ली में।
111 रुपए पहुंच गया मुंबई में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ये तो समझाइए देश को कि कैसे आपने, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आ रही है, $122 पर बैरल तक चला गया था कच्चा तेल, और आज तो 98, वो तो सेंचुरी के नीचे आ गया, और आप बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप कि देश में कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ आप दाम बढ़ा रहे हैं। ये गुत्थी किसी के समझ में नहीं आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी, आज आप सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके जनता को उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। माफ नहीं करें, फर्क क्या है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है, चुनाव तो जीत रहे हैं। उन्होंने आज कहा है, आज ये भी आया कि 73 दिन का स्टॉक है, 73 डेज। और जब ये जो मसला हुआ था शुरुआत, तब भी कहा गया था कि 73 दिन विलंब किया, जब इन्होंने ये जो मेजर्स या जो अपीलें की थी देश से मोदी जी ने। टिप्पणी आपकी राजू जी। क्या किया जी इन्होंने? 73 दिन का कितने स्टॉक दिन है का? 73 डेज का स्टॉक है इनके पास, ऐसा आज भी आई है। वही जो अभी रविंद्र सिंह चौहान जो बता संजीव रहे जी, जो पहले पहले दौर की मेरी जो टिप्पणी थी उसमें मैंने यही बात, भाई साहब 90% जो है बाहर से आयात करते हैं, और हमारे पास उसकी जो स्टोर करने की है, संभालने की है, ताकि ऐसी परिस्थितियां जो आज बनी हुई संकट का समय, जहां पे सप्लाई लाइन जो है वो चोक हो गई है बिल्कुल, तो हम कितने दिन का हमारे पास स्टॉक है कि हम उसका वो अपना निर्वाह कर सके, जीवन का, देश की गाड़ी चले। ये तो मसला वो है, वो हमने किया नहीं है। तो उसमें ये 73 दिन का मतलब कितना है? 2 महीने, 2 महीने से ज्यादा। जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी स्टोरेज है, और जितना हमारे जो हमारी रिफाइनरीज में तेल पड़ा हुआ है, उसको मिलाएं तो ये 73 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो भाई अगर स्टॉक पड़ा हुआ 73 दिन का, तो आप कीमतें क्यों बढ़ा रहे हो? फिर तो नॉर्मल रहनी चाहिए कीमतें। कीमतें क्यों बढ़ा रहे हो? आपके पास स्टॉक है, और कम हुआ है, ये कम हुआ ये है। राशनिंग। अब एक छोटी सी बात, अब देखिए, ये हमारा जो विपक्ष है, इसकी भी ये प्रॉब्लम। अभी प्रमोद तिवारी जी का अपने वक्तव्य सुनाया, वो कह रहे समझ ही नहीं रहे, कहते बुद्धि क्या है, समझ नहीं रहे। अरे भैया, अगर तुमको नहीं समझ आएगी तो हम जैसे और आम लोगों को कैसे समझ आएगी गुत्थी? ये तो हमारे विपक्ष का हाल है। गुत्थी नहीं समझ आ रही, ये क्यों बढ़ रहे हैं जी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो दाम कम हो गया पर बैरल, फिर भी क्यों बने? ये नहीं गुत्थी समझ में आ रही। कमाल के नेता हो भाई विपक्ष के। इनको भी ब्लेम इनके ऊपर भी जाता। मैं आपको बताता हूं, मैं परसों यहाँ पे मैं बाइक पे गया, लड़का मुझे लेके गया, रात के 9 बजे, लुधियाना शहर, पंजाब का बिजनेस हब, सबसे पंजाब में सबसे ज्यादा व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन लुधियाना में होती है। 9, 9:30 बजे पेट्रोल पंप के जो काम करने वाले हो कह रहे जी नहीं नहीं, तेल खत्म है, तेल खत्म है, अब कल मिलेगा। अरे भैया, तेल कैसे खत्म हो गया? अब मुझे तो पता था, जब मैंने बहस की है। वो कह रहे जी ऐसा है बाबू जी कि भाई वो हमें ना मिला हुआ है कि भाई हमने 50% जो है वो बचा के रखना। तो बंदा, आम व्यक्ति ये सोचता है कि भैया संकट है, इसलिए मोदी जी ने कहा है, इसीलिए ये तेल बचा के रखना। अब उसकी गुत्थी क्या है, मैं खुलासा करता हूं। वो इसलिए पूरा तेल नहीं बेचते, लोगों को भगा देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है, जो रिटेलर है पेट्रोल पंप वाला, उसको मालूम है कि हर तीसरे दिन चौथे दिन रेट बढ़ेगा। आज की तारीख जिस रेट पे उसने तेल खरीदा है, 5-4 दिन के बाद जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो भैया उसका मुनाफा, प्रॉफिट बढ़ेगा बेचने वाले का। खरीदा उसने कम पे है, इसलिए वो कम तेल बेचते हैं। और उसको उसके उसके लगाम कौन कसेगा उसके ऊपर? रिटेलर्स जो हैं ये कर रहे हैं। और लोग जो है वो देशभक्ति, जैसे अभी आपने दिखाया, वो रिपोर्टर वो माइक लेकर घूम रहा है और पूछ रहा भैया देशभक्ति। आज के दौर में गुलामी का मतलब पता क्या है?
जिसकी वजह से हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। गुलामी का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा देश आएगा और आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। आज के दौर में गुलामी का अर्थ है कि आर्थिक तौर पे आप अपने निर्णय खुद नहीं ले सको। ठीक बात। आर्थिक गुलामी आजकल आज के दौर में गुलामी आर्थिक है, ना कि एक भूगोलिक टुकड़े की है। उसी लिहाज से देश क्या है? देश सिर्फ भूगोलिक सीमाओं का नाम नहीं है। देश देश के में बसने वाले लोगों को देश बोलते हैं। अब देशभक्ति क्या है? जब अंग्रेज यहां थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो देशभक्ति क्या थी हमारी? कि भैया तुम लोग हमें आर्थिक रूप से लूट रहे हो। ये लगान फिल्म बनी थी, क्यों चली इतनी? उसमें भी यही दर्शाया गया था सादा शब्दों में, जो ये प्रमोद तिवारी जी नहीं बता सके सादे शब्दों में। तो उन्होंने बताया कि भैया हमारी आर्थिक गुलामी है, आर्थिक तौर पे हमारा शोषण हो रहा है, हमारे देश का, हमारे संसाधनों का शोषण हो रहा है, उसको बाहर भेजा जा रहा है। कम कीमत पे कच्चा माल हमारे देश से ऊपर पैदा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कपास, और वो मैनचेस्टर इंग्लैंड की जो मिलें थी उसमें वो कच्चा माल जाता था, वहां से जो कपड़ा बन के आता था महंगा, वो हमारे यहां बिकता था। तो आर्थिक गुलामी। तो देशभक्ति ये थी कि भैया अंग्रेजों जाओ, भागो यहां से। अब वैसी आर्थिक गुलामी में हमारे देश की चुनी हुई हमारी सरकार है, वो हमें उस आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल रही है। आर्थिक गुलामी मोदी जी की नहीं है, आर्थिक गुलामी ये मीडिया वालों की नहीं है। अभी माननीय जोशी साहब ये बोल रहे थे कि मीडिया को महंगाई के ऊपर करना चाहिए। मीडिया, जोशी जी, महंगाई के ऊपर क्यों बातचीत करेगा, क्यों चर्चा करेगा? वो तो महंगाई से त्रस्त ही नहीं है। त्रस्त तो वो ऑटो वाला है। तो इसलिए ये देशभक्ति का जो पिलाया जा रहा है ना लोगों को कि देशभक्ति है तो आप सब्र करें, ठीक है जी। अरे भाई, जिन लोगों को सब्र मतलब भी सब्र कौन करेगा बताइए आप? अरे बात तो जीवन मरण पे आती है। एक आदमी क्या कमाएगा, क्या वो करेगा? और ये तेल एक ऐसी चीज है जो तो पहिया सारा इर्द गिर्द, एक बार तेल के रेट बढ़े, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, आपके सब्जियों के मोल, आपके दालों के मोल, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रेट नहीं बढ़ेगा। और ऊपर से कौन सा कैसा करप्ट सिस्टम है, जैसे अभी मैंने बताया कि उस पेट्रोल पंप वाले को कौन पकड़ेगा कि भैया तूने ये संभाल के क्यों रखा हुआ, बेच क्यों नहीं रहा, दे क्यों नहीं रहा? उसको तो मुनाफा कमाना है, मुनाफा कमाना है, मुनाफा। तो वो ये जो लगातार बढ़ रही है ना कि 15 दिन के अंदर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा, ये इसलिए संभाल के रखते हैं ताकि जब दाम बढ़े तो उस पे बढ़े हुए दाम पे बेचें और रिटेलर की जेब में जाए। और कंपनियां, ऑयल कंपनीज है, वो कह रही है ठीक है अभी तुम भी कमाओ। अब ये गुत्थी की बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करें, जो प्रमोद तिवारी जी इतने बड़े कांग्रेस के नेता है, जो गुत्थी नहीं ना समझ रहे, वो ये है कि गैस जो है वो कंट्रोल में है, और लेकिन जो तेल है, पेट्रोल डीजल, वो डी कंट्रोल्ड है। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब गैस की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारी सरकार जो है जो 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 रेट तय करती है उसमें सरकार के, इस रेट पे हमने देना है हमारे लोगों को। तो उसमें जो कंपनियां हैं उनका जो कॉस्ट है आती है उसको, और उसमें जो कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट जो है हमें कम दाम पे देती है, और बीच का गैप है जो नुकसान है कंपनी का, वो सरकार उस कंपनी को पे करती है, सब्सिडाइज करती है। तो ये तो हो गई सरकार जो है लोगों के बाद। और जो पेट्रोल और डीजल का सीन है वहां पे डी कंट्रोल्ड है। आपको याद होगा कि डेली बेसिस पे हुआ था कि डेली बेसिस पे बढ़ेगी। डेली बेसिस पे बढ़ने का मतलब है कि जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊपर नीचे होंगी, उसके मुताबिक जो है वो रिटेल का कीमत निर्धारित होगी। अब सरकार जो है चाहे डी कंट्रोल्ड है, जितनी हमारी तेल की कंपनियां, भारतीय कंपनियां, और उसमें से दो, एक तो रिलायंस वालों की है और एक न्यारा कंपनी है जो कि रूस की है। इतने डिटेल मत जाइए। तो ये मेरा कहने का मतलब भैया, ये बतानी पड़ेगी बातें लोगों को ये गोलमोल चीजें समझ में नहीं आती। चलिए मैं इसको समझ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तो वैसे आंकड़ों की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबब ये करता हूँ कि भाई साहब ये जो हो रहा है उसमें हमारी
जो हिंदी में क्या शब्द बोलेंगे, जो हम खुद निर्णय लेते हैं, स्वायत्तता शब्द है हमारा, हमारा सेल्फ रिलायंस, वो हमारी खत्म है, वो हमारी, हाँ जी, स्वायत्तता जो हमारी, आप खुद अपने अपने हित में फैसले लेने वाली जो है वो बात रही नहीं है। हमें एक बहुत बड़ा मुल्क है जो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, क्या, और हम बजाय उसका मुकाबला करने के लिए, अगर उसका मुकाबला करते हुए हमें संकट पैदा होता, वो तो देशभक्ति है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसके कहने पे जो हो रहा है वो देशभक्ति कतई नहीं है। लोग जो है खामखा इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, नालायकियां इनकी है, और इसलिए देश में एक सत्ता का परिवर्तन होने की जरूरत है। कोई दूसरी सरकार आए जो लोगों के भले में, जो देश की बात करे, जैसे विपक्ष कर रहा है कि अमेरिका के बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो फिर आना चाहिए उनको, लोगों को चाहिए कि उनको लेके आए और राहुल गांधी को मौका दे, उनको बताएं कि भाई आप सिद्ध करें जो आप बात कह रहे थे अमेरिका, अब आप सरकार में आ गए, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला।